बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो ये जान लें आपके साइफ़र मंजर आम पे आया और उसने मौजूदा निज़ाम की बुनियादें हिला दी हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये जस्टिफाई कर पाएंगे। इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा उसका एक एक लफ्ज़ दुरुस्त साबित हुआ और उनके मुकाबले में जर्नैलों ने और ताकतवर लोगों ने जो कुछ कहा वो एक एक लफ्ज़ झूठ साबित हुआ। ये निज़ाम जिस ईंट के ऊपर खड़ा किया गया था वो ईंट अब टूट चुकी है। जर्नैलों ने अपने इदारे में झूठ फैलाया और साइफर की कहानी को झूठा करार दिया और ये कहा जनाब यहाँ तो कुछ भी नहीं है और मुतमईन किया सबको। लेकिन इमरान खान साहब सच्चे तो साबित हो गए हैं, लेकिन झूठ बोलने वालों का क्या करना है ये अब एक बड़ा सवाल पैदा हो गया। उन सियासतदानों का क्या करना है, उन जर्नैलों का क्या करना है जिन्होंने इदारों को और अवाम को गुमराह किया, जिन्होंने झूठ फैलाया और धोखा दिया और हकायक को छुपाया, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, बल्कि अपने हलफ से गद्दारी की। उन जर्नैलों का और सियासतदानों का क्या करना है? देखें ना, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैंने आपको सुनवाया कि डीजीआई एसपीआर तो बिल्कुल मुकर गए थे कि ऐसा कोई साइफर या इस तरह की कोई धमकी या मुदाखलत है ही नहीं। वो मानते ही नहीं थे कोई मुदाखलत हो रही है, कोई साजिश हो रही है, कोई धमकी हो रही है। वो इस बात को मानते ही नहीं थे। चंद स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूं। बिलावल ने क्या कहा था? बिलावल ने इसके ऊपर यह स्टेटमेंट दिया था कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है। खान साहब के एक वजीर ने खुद से साइफर लिखवाया है सफीर के जरिए से। अब बिलावल का जो बयान है वो ये था। मरियम नवाज का बयान था ये खत न था न है, ये बस एक ड्रामा था। ये मरियम नवाज ने कहा था। फजलुर रहमान ने उस दिन ये कहा था कि खत आया, धमकियां दी, किसी ने कोई धमकी नहीं दी, कोई किसी ने खत नहीं लिखा, ये सब झूठ है। फजलुर रहमान का ये स्टेटमेंट था। जो शाहिद खकान अब्बासी, जिन्हें इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के वक्त वो नवाज शरीफ के साथ थे और पीएमएलएन में थे और साबिक वजीर आज़म भी रहे, वो ये कहते हैं कि खत है ही नहीं, ये एक तमाशा है, बस कुछ भी नहीं है ऐसा। और शहबाज शरीफ ने उस वक्त एक दावा किया था कि अगर, और ये असेंबली में खड़े होकर शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर वाकई सबूत है और इमरान खान साहब फराहम करें कि बैरूनी मुदाखलत हुई है तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हो जाऊंगा। अब हो गया साबित। उस वक्त के जो जर्नैल थे वो बुलाकर मीटिंग्स के अंदर तमाम सहाफियों को और सबको ये कहते थे कि जनाब साइफर नाम की कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा खत, कोई लेटर, कोई धमकी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। और मैं क्योंकि इसको जाती तौर पे जानता था तो मैं आपको सुनवाता हूं। एक्चुअली बहुत सारी चीजें हमें राइट टाइम का इंतजार करना पड़ता है। मैं कई मरतबा पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन अब जरा आप इसको देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ये मेरा वीलॉग है 10 मार्च 2022 का। 10 मार्च 2022 को मेरी उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर मैंने कुछ चीज़ें रिपोर्ट की थी। क्योंकि साइफर एक बड़ा हसास नौइयत का मामला था, तो डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता था कि मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट देखा, पढ़ा, उसको अब तो सारी दुनिया ने पढ़ लिया तो अब कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ज़रा ये देखिए, क्योंकि मैं और अरशद शरीफ, हम दो लोग इसके बारे में जानते थे। अरशद शरीफ ने भी अपने तरीके से इनको रिपोर्ट किया था। आज उनकी बात सच्ची साबित हो गई। और मैंने उसी दिन 10 मार्च को, क्योंकि इमरान खान साहब को ये पता ही 10 मार्च को चला, 9 की रात और 10 को पता चला, क्योंकि 8 तारीख को जो है वो तहरीक-ए-एतमाद लाई गई थी और 7 तारीख को साइफर आया था, जिसकी बुनियाद पे बाजुआ ने जर्नैलों को कायल किया था कि इमरान खान की हुकूमत अब हमें गिरानी पड़ेगी क्योंकि अमेरिका और यूरोप हमारे खिलाफ हो रहा है। तो अब मैंने क्या बताया था आपको, जरा ये सुने आप। अब अमेरिका किस तरीके से इस साजिश के पीछे है उसके सबूत मौजूद हैं और वो सबूत आने वाले वक्त में आपको मिल भी जाएंगे और चीजें आपके सामने आ जाएंगी, चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब के पास एक ऐसी चीज भी उनके हाथ लगी है कि वो अपोजिशन को आने वाले वक्त में नाकुच चने चबवा देंगे। और अभी मैं वो चीजें आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ लें कि जो सिनेरियो मैं समझ कर आ रहा हूं इसमें इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। क्योंकि मेरी जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्हें पूरा यकीन था कि इस डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद अब एस्टेब्लिशमेंट गंद नहीं मारेगी। और मुझे भी ऐसा लगता था कि इतना खौफनाक धमकियों वाला एक खत आ गया है, जब ये चीज़ एक वजीर आज़म के पास आ गई है तो एस्टेब्लिशमेंट गुरेज करेगी अब तसादुम से या गंद मारने से। लेकिन हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसके बावजूद इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए ऐसे होछे हथकंडे अपनाए जाएंगे। और यहीं पे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जिसके ऊपर बाद में बहुत रोला पड़ा
इन्होंने कहा जनाब ये आप क्यों कहते हैं, तो ये लफ्ज पहली मर्तबा इस दिन मैंने यहां इस्तेमाल किया था। ये भी 10 मार्च 2022 की बात है। ये भी जनाब आप सुने। अमेरिका इस सारे गेम के पीछे है, उसका एक सबूत तो मेरे पास भी है, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको बता भी देता हूं। बल्कि बहुत सारे अमेरिकी सदर हैं वो बार बार रेजीम चेंज की बात करते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की, ये बात जो है वो बराक ओबामा ने की, ये बात जो है वो बुश ने की, ये बात रेगन ने की। अमेरिका के जितने भी सदूर आते रहे हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रजीम चेंज करते रहे हैं और वो उसका बरमला इजहार भी करते रहे हैं। बारहा अमेरिकी सदरों ने कहा, जो उनके सदूर ने कहा कि हमने CIA के जरिए से फला मुल्कों की हुकूमतें गिरा दी या वहां का हमने रजीम चेंज कर दिया है। अब पाकिस्तान के साथ जो उनका पड्डा शुरू हुआ वो एब्सोल्युटली नॉट के बाद शुरू हुआ और पहुंच गया है तहरीके अदम एतमाद तक, और इसके अब सबूत मौजूद हैं। ऐसा नहीं है ये बातें हवा में हैं, अब इसके सबूत मौजूद हैं कि अमेरिका का इसमें क्या दिलचस्पी और किस तरीके से उसने इन्फ्लुएंस किया है। और ये सबूत इस वक्त पाकिस्तान के पास, मैं किसी आदमी का नाम नहीं ले रहा, पाकिस्तान के पास, रियासत के पास ये मौजूद है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की कोशिश की है। देखें जी, ये मैंने आपको 10 मार्च 2022 को बताया था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन अमेरिका करता है और एब्सोल्युटली नॉट के बयानिए के बाद ये पाकिस्तान के गले में पड़ गया है। मैंने आपको ये भी बताया कि इमरान खान के पास एक सबूत है, एक ऐसी चीज उसके हाथ लग गई है कि वो अपोजिशन के गले में फंसा देगा, और इमरान खान ने एग्जैक्टली वैसा ही किया। हाँ, ये अंदाजा हमारा इमरान खान साहब का भी उस वक्त और मेरा भी गलत साबित हुआ कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस किस्म की बैरूनी मुदाखलत का हिस्सा शायद ना बने, और तब तो बिल्कुल ना बने जब सबूत वजीर आजम के हाथ में लग गए हैं, लेकिन वो बने। उन्होंने इस साजिश का हिस्सा बनने की कोशिश की। अब एक बात तो साबित हो गई, साजिश भी थी, मुदाखलत भी थी और एक्सटेंशन की खारिश भी थी। लिहाजा ये अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सबको समझ आ गई है और सच एक दिन सामने आ जाता है। इमरान खान साहब ने, बल्कि मैं आपको सुनवाता हूं इमरान खान साहब ने कैसे ये जुमले बोले थे जब उन्होंने कहा था कि सच्चाई छुप नहीं सकती, वो सामने आती है। कई मर्तबा उन्होंने कहा, लेकिन ये आप जरा सुनिए इमरान खान साहब के अपनी आवाज में सुनिए आप। लाल हक है, सच का खुदा है, उसका वादा है कि थोड़ी देर लगेगी लेकिन सच हमेशा लोगों के सामने आता है। इज्जत भी वो देने वाला है, जिल्लत भी उधर से ही आती है, वो आती है इंसान के अमाल की वजह से। तो अगर मेरा ज़मीर कहता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया तो मुझे, मेरा ये ईमान है कि वो ऊपर वाला मुझे ना कभी जलील होने देगा, ना कोई मुझे जलील कर सकेगा। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इमरान खान ने कहा मेरा ईमान है कि मुझे ये जलील नहीं कर पाएंगे, और वो नहीं कर पाए। आज 4 साल के बाद इमरान खान साहब का जो सच है वो सबके सामने आकर खड़ा हुआ है। फजलुर रहमान ने कैसे इस बात का एतराफ़ किया कि जर्नैलों ने अमेरिका के कहने के बाद एक साजिश की और सबको बुलाकर कहा कि तहरीक अदम एतमाद को कैसे कामयाब बनाना है। ये फजलुर रहमान साहब इंकशाफ कर चुके हैं। ज़रा नदीम मलिक साहब के शो में उन्होंने क्या कहा था, इस मौके पर यह सुनना भी बहुत ज़रूरी है ताकि सारी कहानी जो है वो समझ आ जाए। ये सुने आप। और उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे रास्ते में थे जब ये लोग टूट के PTI से और MKM और बाप पार्टी इधर आ चुके थे? वो बिल्कुल रास्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह। सब कौन थे वो? सब पार्टी, नून लीग और पीपल्स सब पार्टी। पार्टियां, और उनका नाम मत ले आओ। और उनको किसने कहा कि ये करना? सब पार्टी। किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज हमीद साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है। नो कॉन्फिडेंस के हवाले से दोनों ने, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मोहर लगा दी। आप वाकई सही साहब हैं, आपने बात निकाली ली। तो फिर तो जनाब ये देखें ना, फजलुर रहमान साहब ने भी एतराफ़ कर लिया कि हमने जर्नैलों के कहने के ऊपर, जर्नैलों ने हमें बुलाया, हम उनके साथ बैठे और उन्होंने हमें हुक्म दिया कि अब आपने तहरीक अदम एतमाद करनी है। और उन्होंने बाप पार्टी के लोग, बाकी पार्टियों के लोग, MKM के लोग या इमरान खान की पार्टी के अंदर से तोड़े हुए MNAs वो इकट्ठे करके अपोजिशन को दिए कि जनाब अब आप हुकूमत गिरा दें इमरान खान की। और जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया गया। जनरल नदीम अंजुम इसके अंदर पूरी तरह से शामिल थे, लेकिन जब फजलुर रहमान साहब ने ये इंटरव्यू दिया था उस वक्त नदीम अंजुम DG ISI थे और ये बहुत जालिम आदमी थे। लिहाजा जो फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने गुरेज किया नदीम अंजुम का नाम लेने से। अगर आज वो इंकशाफ करेंगे तो वो नदीम अंजुम का नाम शायद ज़रूर लेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को अब तहरीक चलाने के लिए, हुकूमत को एक्सपोज करने के लिए, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगाने के लिए ऐसा मौका शायद पहले कभी नहीं मिला
जो मौका उन्हें आज मिल गया है। अब उन तमाम किरदारों को, उन तमाम जर्नैलों को और सियासतदानों को बेनकाब करने का वक्त आ गया है जो धमका रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि जनाब कुछ नहीं होता, ये तो है ही कुछ नहीं। बल्कि हम जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद थे ना, आखिरी रात जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जा रही थी, तब इमरान खान साहब ने कोशिश की कि कुछ और सहाफ़ियों को बुलाकर भी साइफर दिखा दिया जाए। उन्होंने उसे महदूद पैमाने पर डी क्लासीफाई करवाया कैबिनेट के एक इजलास में, और वो दिखाना चाहते थे, लेकिन वहां पे जो फौजी मौजूद थे उनमें से एक ने, मैं, शहीद अरशद शरीफ और एक और जर्नलिस्ट हमारे साथ शायद साबिर भाई थे मेरे ख्याल में, हम वहां पे खड़े थे और उन्होंने आकर हमें कहा, एक फौजी ने, कि सर इट कैरीज वेट, कि सर ये बहुत वजनी है, आप इसको मत देखें। लेकिन वो नहीं जानता था कि हम में से कुछ लोग तो इसके बारे में बहुत कुछ पहले से ही जानते हैं। इमरान खान साहब वैसे भी 27 मार्च के जलसे में इसका पोल खोल चुके थे, और उससे पहले 10 मार्च को इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद मैंने अपने वीलॉग में वो सारा रिकॉर्ड बयान कर दिया था कि इमरान खान के हाथ में एक ऐसी चीज लग गई है, और वो आज मैंने आपके सामने दोबारा आपको सुनवा भी दिया। 4 साल लग गए इस सच को, इस हकीकत को सामने आने में। आज कासिम सूरी से माफी कौन मांगेगा? इमरान खान साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बात करना चाहिए, जब वो जेल में थे वीडियो कॉल के ऊपर, तो उन्हें जजों ने चुप करवा दिया कि साइफर के ऊपर बात ना करें। साइफर के मामला रद्दी की टोकरी में गया हुआ है। वो केस इमरान खान साहब के ऊपर साबित नहीं हुआ, लेकिन कभी मौलवी लॉन्च किए गए, कभी कुछ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा कि इसमें इमरान खान कभी नहीं बचेगा। मैं जाती तौर पे जानता हूं, उन्होंने कहा था, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की थी। यहां पे सहाफियों ने कहा कि अगर ऐसा कोई लेटर होगा तो हम सहाफत छोड़ देंगे, अगर ऐसी कोई तहरीर मौजूद है या कोई धमकी मौजूद है तो हम अपना काम छोड़ देंगे। लेकिन जर्नैलों ने जो जो कहानियां सहाफियों को सुनाई, मौलवियों को सुनाई, जहां जहां पे सुनाई, वो सारी झूठी साबित हो गई। किसी एक चीज में भी कोई एक हकीकत साबित नहीं हुई। तो ये है नाजरीन साइफर, जिसने बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। और अब इस पे ये नहीं बात की जा रही कि साइफर के अंदर लिखा क्या हुआ है। किसी को गैरत नहीं आ रही कि पाकिस्तान को धमकियां दी गई थी, किसी को शर्म नहीं आ रही कि पाकिस्तान को जो है वो दीवार के साथ लगाया गया था और बाद में हुकूमत गिरा दी गई। सारे ये बात कर रहे हैं ये मंजर आम पे कैसे आ गया, ये बाहर कैसे निकला है। और भाई साइफर बाहर निकलना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया में डॉक्यूमेंट लीक होते हैं। बड़ी बात यह है कि एक खुद मुख्तार मुल्क, एक आजाद मुल्क, एक एटमी कुव्वत, उसके ऊपर एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लेवल का छोटा सा आदमी जो है, वो डिप्टी सेक्रेटरी था, इस लेवल का आदमी जो है डोनाल्ड लू, वो हुक्म सादर कर रहा है कि अपनी हुकूमत गिरा दो, और यहां पे अपनी हुकूमत गिरा दी गई। असल बात यह है, इसके कंटेंट पे बात होनी चाहिए, इसको पढ़ें और शर्म करें। नाज़रीन, अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके से फायदा उठा सकती है या नहीं उठा सकती। इमरान खान साहब का वो बयानिया जो कहीं पे अधूरा रह गया था, वहां पे अब ये लिंक सारे मुकम्मल हो गए हैं। अब इन पे क्या किया जा सकता है देखते हैं। हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, दानिश्वर हैं, उनकी तवज्जो इस बात पे नहीं है कि पाकिस्तान के साथ ये मौजूदा रजीम क्या कर रहा है। वो अपनी रोटियां और अपने इश्तिहार पक्के कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिख दिया कि जनाब बहुत मुश्किल काम है जो मरीम नवाज ने कर दिखाए, यानी मरीम नवाज ने बहुत मुश्किल तरीन काम कर दिखाए। ये कॉलम लिख दिया अंसार अब्बासी साहब ने। अगर वो ये कॉलम ना लिखते तो मुझे कभी भी ये सोचने का मौका ना मिलता कि वो कौन से ऐसे मुश्किल काम है जो मरीम नवाज ने कर दिखाए। यानी वोट को इज्जत दो का नारा लगा के इन्होंने बूट को इज्जत दे दी, वाकई बहुत मुश्किल काम था। गुर्बत से खुदकुशियां करते हुए अवाम के सूबे में अयाशी वाला महंगा तरीन जहाज खरीदना वाकई बहुत मुश्किल काम था। जिस सूबे में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हों, वहां महंगी तरीन गाड़ियां लेना, हद से ज्यादा प्रोटोकॉल लेना, वो वाकई बहुत मुश्किल काम है। अपने पूरे टब्बर समेत सारा इलेक्शन हार के जाली फॉर्म 47 के ऊपर सीटों पर ढिटाई के साथ कब्जा कर लेना वाकई बहुत मुश्किल काम है। एक सरकारी मुलाजिम फील्ड मार्शल को इज्जत, एहतराम और मर्तबे में अपने वालिद से भी आगे रखना, यह वाकई बहुत मुश्किल काम है। 5300 अरब की करप्शन के बावजूद ढिटाई से खोखले दावे करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। मावरे अदालत हजारों लोगों को सीसीडी के हाथों कत्ल करवाना भी यह वाकई बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अदालत के जरिए तो यह काम नहीं हो सकता, मावरे अदालत ही करना पड़ेगा, तो मुश्किल काम है। कौम के अरबों रुपए अपनी और अपने बाप की तशहीर में झोंक देना, यह भी वाकई एक बहुत मुश्किल काम है। बैड गवर्नेंस और बदतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाने वाले सूबे की हुक्मरान होने के बावजूद बार बार अपनी सहेलियों और साथियों के साथ बैरून मुमालिक की सैर पर निकल जाना, यह भी बहुत मुश्किल काम है। तंदूर पर रोटियां लगाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। यानी गैर मुल्की दौरे के अंदर कौमी मफाद में, कौम के वसी तर मफाद में तंदूर पर रोटियां लगाना और ब्यूरोक्रेट्स को, इवन चीफ सेक्रेटरी को वो झूठी रोटी खिलाना,
ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ये काम कोई और नहीं कर सकता था। वाकई अंसार अब्बासी साहब ठीक कहते हैं, बहुत मुश्किल था उस्मान बुज़दार के शुरू किए हुए मंसूबों पे अपनी तख्तियां लगवाना। ये बहुत मुश्किल काम है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करना, लोगों के घरों को तोड़ना, खवातीन को सड़कों पे घसीटना, उनको जेलों में भरना, ये बहुत मुश्किल काम है। अपने बहनोई को बाहर से बुलाकर सरकार के अंदर हिस्सा देना, ये भी वाकई बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे मुश्किल काम किए, मैं गिनवाना शुरू करूं तो ये पूरा वीलॉग इन मुश्किल कामों पे ही निकल जाए जो मुश्किल काम मरियम नवाज ने या इस खानदान ने कर दिए हैं। लेकिन अंसार अब्बासी साहब हमें याद दिलाते रहेंगे कि किस किस्म के मुश्किल कामों से वो मुतासिर हुए हैं। बहरहाल ये हमारी सहाफत का खासा है और ये एक तरह का आप समझ लें कि दरबारी होने का हमारा एटीट्यूड है कि हमें जो पसंद है ना उसकी सारी चीज़ें ही पसंद हैं, जो नहीं पसंद ना उसकी सारी चीज़ें हमें बुरी लगती हैं। भाई अगर कोई आदमी आपको पसंद है तो उसकी अच्छी चीज़ें आपको अच्छी लगनी चाहिए, बुरी चीज़ें बुरी लगनी चाहिए। भाई जो आके लिजिटिमेट ही नहीं है, गवर्नमेंट में ही आके ज़बरदस्ती बैठ गए, इनकी बुनियाद ही गलत है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि गलत बुनियाद के ऊपर बैठ गए इन्होंने कोई एक भी अच्छा काम किया हो? आज तक आपने इस बात पे तनकीद नहीं की, आप खुलकर सामने नहीं आए कि जनाब आप चोरी करके आगे इक़्तिदार पे कब्जा आपने कर लिया है, आप तो लिजिटिमेट ही नहीं है, आप यहां बैठ ही नहीं सकते, आप घर जाएं अपने। आज तक ऐसा नहीं किया। एक तरफ नाज़रीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, ये दहशतगर्दी के मजीद वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में बाजार में खौफनाक धमाका हुआ, एक अहम शख्सियत समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, ये रिपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान के मीडिया में। पुलिस के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के सदर मकाम वाना बाजार में बारूदी मवाद का धमाका हुआ। इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाका खानजादा मार्केट के गेट के करीब पेश आया है और जो लोग शहीद हो गए उनमें चीफ ऑफ अहमद जई, वजीर मलिक तारिक खान, मलिक सरफराज खान और यार गुल खेल जान शामिल हैं। लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं और बजाय इसके कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करें, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां वो सहाफ़ियों को बुलाकर धमका रहे हैं कि आपने दहशतगर्दी के मामलों पे बात नहीं करनी, आपने इसको डिस्कस नहीं करना, बल्कि आप अपनी तवज्जो रखें पिंकी मंशियात फरोश की तरफ। उधर जाओ, जाके उसको रिपोर्ट करो। वाना और वज़ीरिस्तान में या मीर अली में या तीरा में कितने लोग शहीद होते हैं, उन्हें कैसे मारा जाता है, कोई ड्रोन चलता है, कोई मार्डर गोला गिरता है या कुछ भी होता है, उसके ऊपर आपने बात नहीं करनी। जबरी तौर पे गुमशुदा हो जाते हैं लोग, उस पर आपने बात नहीं करनी। वहां गवादर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चांसलर वो अगवा हो रहे हैं, जबरी तौर पे उनकी गुमशुदगियां हो रही हैं, उसके ऊपर बात नहीं करनी। यहां एक मंशियात फरोश औरत ने एक जुमला बोल दिया, इसके ऊपर सारा मीडिया पहुंचा हुआ है। यह है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की धमकियों का नतीजा। पूरे पाकिस्तान का मीडिया जो है वो उस तरफ मोड़ देते हैं जहां उनका दिल करता है, वरना वो इश्तिहारों का रुख कहीं और मोड़ देते हैं और जो बात नहीं सुनता उनको जेलों में भी डाल देते हैं, बल्कि फैमिलियों को भी तंग करते हैं, कारोबार भी तबाह कर देते हैं। अब नाज़रीन सबसे आखिर में एक और डेवलपमेंट है और डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से मिलने वाली नई तजावीज़, ये 14 तजावीज़ बताई जा रही हैं, ये अमेरिका को पेश की हैं ताकि जंगबंदी मुस्तकिल हो सके और ख़ित्ते का जो मसला है वो हल हो सके। तो ये पाकिस्तान ने किया है और अमेरिका को पहुंचाया सारा मामला। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया है। वो ये कह रहे हैं कि ईरानी हर वक्त चीखते रहते हैं और वो एक डील साइन करने के लिए मरते जा रहे हैं, लेकिन जो पेपर वो हमें भिजवाते हैं वो इस तरह के हैं जिन पे हम मुत्तफिक नहीं हो सकते। तो मैं उन्हें कहता हूं कि क्या तुम पागल हो? ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी मर्जी की डील नहीं मिल रही और ईरान जो चीज़ें दे रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप को उतनी बड़ी फेस सेविंग नहीं दे रही जितना बड़ा डैमेज डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में हो चुका है। एक और खबर नाज़रीन जाते जाते मैं आपको बताऊं, ये सलमान सफदर साहब हैं, इन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर दलाइल का आखिरी मौका देने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच के ऑर्डर को जानिबदाराना मुतअस्सिबाना करार दे दिया है। उन्होंने अपनी दरखास्त दी और उसमें लिखा कि नैब 1 साल तक मुख्तलिफ बहानों से इल्तवा मांगता रहा, कभी नैब नहीं था तो कभी अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख हो जाती थी। 1 साल बाद सज़ा मुअत्तली दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। हम उस फैसले के मुतासिरा अपील का हक रखते हैं। वो कहते हैं जनाब कि हम साल हो गया, हम कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का सज़ा मुअत्तल हो जाए, लेकिन हुआ क्या, अदालत ही नहीं लगती थी और साल के बाद हमें कह दिया गया जनाब फैसला आपके खिलाफ आ गया, मेन अपील सुन लेते हैं। अब वो कह रहे हैं जनाब हम इसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं, इस फैसले के खिलाफ। उधर इमरान खान साहब के दस्तखत ही नहीं करवाने दे रहा हमें सुपरिटेंडेंट ऑफ अडियाला जेल।
वो दस्तखत होंगे वकालतनामे पे, मुशावरत होगी इमरान खान साहब से तो हम आगे बढ़ेंगे, ये तो हमें मान दिया अदालत ने। तो उन्होंने अदालती फैसले के खिलाफ जाने का फैसला किया है। देखते हैं वो ये कर सकते हैं नहीं, क्योंकि अदालतें तो अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है ना, बिल्कुल आसानी से कंट्रोल करती है। छोटा मोटा अर्दली जाके जजों को फैसले दे देता है, और उनको जो कहा जाता है बेचारे वही करते हैं, खास तौर पे वो जजेस जिनको लाकर बिठाया इस मकसद के लिए गया है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।